हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार क्लास, जो कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या आपका एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस एएसआई हो या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हम यहाँ उन प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो अभी तक या तो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की एक संभावना है। यहाँ सभी टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन को लेके आए हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन को रखा है, बिल्कुल जो एजेट है, जो पेपर आता है उसी तरीके से हमने यहाँ पर रखा है। तो चलिए हम बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ इनको डिस्कस करते हैं। आइए आपका पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। यहाँ पे हम लोग टॉपिक भी बताते चलेंगे कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। राम 12,000 रुपए की राशि लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है और व्यापार आरंभ करता है। 6 महीने बाद इसमें रहीम भी ऐड हो जाता है, जो कि 15,000 की राशि के साथ ऐड होता है। और ये कहा है वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो रहीम का प्रॉफिट क्या हुआ। तो कुल मिला के बात यह है, एक पार्टनर आपका राम है, एक आपका रहीम है। राम 12,000 रुपए लगाकर कोई व्यापार में आरंभ किया। रहीम ने 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ इसने 15,000 रुपए लगाकर इसमें ऐड हो गया, अब बिजनेस में शामिल होगा। अब इसमें बोला गया है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में टाइम टेबल फिक्स नहीं, वर्ष के अंत में बोला है, तो 1 वर्ष की बात कर रहा है। और यहाँ पर क्लियरली बात है कि 6 महीने बाद रहीम आया, तो रहीम की जो राशि है वो 6 मंथ के लिए लगी और राम ने तो पूरे 12 महीने के लिए लगाई। अब यहाँ पे ये 3 जीरो दिख रही हैं, ये 3 जीरो से कट जाएंगी और उसके कटने के बाद यहाँ पे ये 6 से कट जाएगा 2 टाइम, और 3 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम कटेगा, 3 से इसको काटेंगे तो 4 टाइम कटेगा। ये जो रेशियो निकल के आएगा 8:5, इन दोनों की पूंजी का अनुपात होगा। इसे कहेंगे किसका होगा, पूंजी का, पूंजी या कैपिटल कह सकते हैं, कैपिटल का रेशियो आया। अब सिंपल सी बात है, सीधा कहा गया है कि राम को 6400 का प्रॉफिट हुआ, राम का कैपिटल लगा 8 रेशियो, तो 8 रेशियो की वैल्यू जो होगी, 8 रेशियो की वैल्यू 6400 होगी। यहां से इसको मिनिमाइज करेंगे तो 1 रेशियो इक्वल टू 800 हो जाएगा। अब हमें शेयर चाहिए किसका, रहीम का। तो रहीम का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो आपका 800 है, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 800 हो जाएगा, तो 4000 जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से जो भी 6400 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसमें से जो 4000 रहेगा इसका रहेगा। तो आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसी प्रकार से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लगे रहिए। चलिए आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक मेथड सिखाऊंगा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट होगा, बेसिक प्लस कंसेप्ट दोनों तरीके से हम लोग चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये रिवीजन क्लास एक तरह से और प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिस में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ये नहीं कि इसको सिखाएं, हम यहाँ मेथड भी बताएंगे, सारी चीजों को बताएंगे। आप इत्मीनान से हमारे साथ मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो ये कह रहा है 3200 रुपए की राशि, 3200 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सीआई जो मिल रहा है 672 रुपए मिल रहा है, हो जाएगा। तो ये पूछा गया कितने समय में, जैसे टाइम पीरियड पूछा गया है। सिंपल सी बात है कि अगर इसे हम बेसिक कंसेप्ट से करते हैं, तो अगर ये कह रहा है, पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100t। यहां पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं बेसिक से, तो सिंपल तरीका है, आपका जो आपका प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल में इस सीआई को अगर ऐड करेंगे तो आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर हम 3200 में इसको 672 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3872, जो कि यहाँ पे अमाउंट बन गया। इन दोनों को ऐड किया हमने, 3200 को 672 को। प्रिंसिपल आपका 3200 रुपए है और 1 प्लस आर आपकी 10% है, आर आपकी 10% है यहाँ पे, और जो टाइम दे रखा है वो आपका फाइंड करना है। तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे, 8 से इसको लेस कर देंगे, 8 से इसको काट देंगे, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, और ये 484 बार कटेगा। अगर 8 से इसे काटेंगे तो 400 बार कटेगा। 1 प्लस यहां से इसे काट देंगे हम लोग, 0 से 0 कट जाएगी, तो यहाँ पे जो रहने वाला है आपका वो आपका 1/10 बचेगा अपॉन पावर टी। इसको और काट देंगे हम लोग, इसे अगर काटते हैं 4 से तो 121 हो जाएगा,
और इसको इसके नीचे ले आते हैं, इसको पक्षांतर कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा क्योंकि ये भी कट चुका है, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/100 की पावर टी। अब ये पावर की बन रहा है, इसे कह सकते हैं 11/10 का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ कह सकते हैं 11/10 की पावर यहाँ है। अगर हम कंपेयर ऑन बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ घातों की तुलना करते हैं, तो इससे कट जाएगा, इक्वल टू 2 ईयर निकलेगा। यहाँ पे आशा करता हूं बेसिक कंसेप्ट है, समझ में आया हुआ, लेकिन पेपर में बच्चों आप इसको नहीं सॉल्व करोगे क्योंकि कर लिया अच्छा है, टाइम टेबल ज्यादा लगेगा, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, उसके साथ आप देखिए। अगर आपको पता है प्रिंसिपल होता है, एक होता है अमाउंट, प्रिंसिपल और एक अमाउंट, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो जो आपका अमाउंट बना था अभी 3872 रुपए, और अगर प्रिंसिपल था अमाउंट जो है बेटा आपका अमाउंट है 3872, और आपका जो प्रिंसिपल है वो है आपका 3200 रुपए। तो सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे क्या है। अगर मुझे इसको काट दूंगा 8 से तो ये 400 बार कटेगा, और इधर काटूंगा तो 484 बार कटेगा, फिर दोबारा मैं इसे काटूंगा 4 से तो ये 100 बार कटेगा, 4 से काटूंगा 121 बार कटेगा। जब तक काटना है, जब तक छोटा ना हो जाए, काटते ही रहना है। और काटने के बाद अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये स्क्वायर बन रहा है, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आपका जो टाइम होगा वो 2 ईयर होगा। अगर ये किसी का क्यूब बन रहा है तो टाइम होगा वो 3 ईयर होगा। अगर 4th रूट बन रहा है तो टाइम होगा 4 ईयर होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये 11। तो जो भी आया, जो आपका, हमारा मकसद ये नहीं है कि आप रेशियो क्या आया, हमारा मकसद है कि टाइम निकालना था। तो आप आसानी से इसे केवल 3 स्टेप में से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो 2 ईयर आया। आशा करता हूं समझ में आया होगा। बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप बने रहिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम देखते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है ना, वो मीटर पर सेकंड में क्या होगी। अब बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं कि मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर प्रति घंटे बहुत कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को पहले आइए दूर करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला पॉइंट ये है, अगर किलोमीटर प्रति घंटे से आपको किलोमीटर प्रति आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। सेकंड कंसेप्ट इसका ये है कि अगर मीटर पर सेकंड से आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर हावर में, तो सिंपल सी बात है 18/5 आपका ये रहेगा। देखो मैं आपको पहले ट्रिक समझाता हूं। ये किलोमीटर बहुत दूर तक होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, मीटर बहुत छोटा होता है, इतना होता है मीटर। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर बड़े से मुझे छोटे की ओर जाना है, बड़े से मुझे छोटे की ओर, मतलब बड़ा होता है आपका किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो स्मॉल नंबर मतलब छोटी संख्या यूपर रखनी है, बड़ी संख्या नीचे रखनी है। अगर मुझे छोटे की तरफ जाना है तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी नीचे। अगर मुझे बड़ी संख्या, बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो बड़ी संख्या को ऊपर रखूंगा, छोटी कभी भी याद ही नहीं करना, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो। कंसेप्टों की तो मेरे पास खान है, एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा आपको। अच्छा आइए मैं इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अच्छा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये भी रहता होगा कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में ये गुणा क्यों करते हैं 18/5। भाई रटना नहीं है, आप मेरे से पढ़ते हैं, हर चीज का जवाब मिलेगा आपको। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना तो आप बने रहिए एकदम बेहतरीन कंसेप्टों के साथ मेरे साथ। अब मैं बताता हूं मीटर पर सेकंड से 18/5/18 का ही गुणा क्यों करते हैं। अगर हम इसे यूनिट को ले लेते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर, पता है आपको 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं। तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। ये तीनों यूनिटें जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब मैं इसकी अगर बात करूं यहाँ पे कि सिंपल सी बात है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं मेरे, और अगर मैं हावर की बात करता हूं तो हावर को भी तो सेकंड में ले जाना होगा। क्यों? किलोमीटर प्रति घंटे में टाइम है तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में तो टाइम, तो किलोमीटर में दूर डिस्टेंस है तो घंटे में होना चाहिए टाइम। अगर मीटर में डिस्टेंस है तो सेकंड में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है, इसे अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 ही सेकंड होती हैं, तो इसमें 3600 सेकंड हो जाएंगी। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, 2 से काटेंगे 5 टाइम, और इसे 2 से काटेंगे 36 को तो 18 टाइम।
तो कुल मिला के 5.18 यहां से प्राप्त होता है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना है तो इसमें 5/18 का गुणा करेंगे। अब 5/18 का ही क्यों, मैंने अभी लास्ट में बताया, लास्ट कंसेप्ट में, कि अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है मुझे तो छोटी संख्या ऊपर रखनी है। अब इसे मैं काट दूंगा, 9 से काटूंगा, ये 5 बार कटेगा, 9 से काटूंगा, इसे 2 बार कटेगा, 5 5 जा 25, 25/2 करेंगे तो 12.5 12.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो आपका आंसर ए ऑप्शन होगा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आप अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम 50 ग्राम 2 किलोग्राम का रेशियो क्या है। ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 15 ग्राम एंड 2 kg। अगर 50 ग्राम की बात करता हूं, 50 ग्राम, और देखो मैं आपको एक चीज यूनिट बताना चाहूंगा, 1 किलोग्राम की अगर बात करें तो इसमें 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। तो अब यहाँ पे 2 किलोग्राम जो रखा है 2 kg, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। क्योंकि दोनों इकाइयां, रेशियो का एक मानना रहता है कि रेशियो में यूनिट हमेशा सेम रहनी चाहिए, ग्राम किलोग्राम में नहीं चलेगी, ग्राम ग्राम में ही चलेगी। तो सिंपल सी बात है कि इसे हम मिनिमाइज करेंगे तो इसे काट देंगे, 1:40 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, आप मेहनत करते रहिए, एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है, नजदीक आ चुकी है, आपके पास बहुत टाइम है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, फर्स्ट आंसर होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से और 1650 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितना पैसा मिलेगा। तो पहली बात, ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है, बहुत सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा कर दिया है, हालांकि बहुत सिंपल है। देखो सिंपल तरीका इसका ये है कि हम लोगों को 1440 रुपए जो थे उसको वो 5% पर और 3 वर्ष के लिए लगा रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टाइमिंग जो दी है वो एक ही बार दिया है और प्रिंसिपल 2 दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों के लिए बोला गया क्वेश्चन में। अपॉन 100 कर देंगे, बस यहाँ पे आप 1665 लेते हैं, 1650 लेते हैं, उसको 4% रेट पर, टाइम आपका 3 वर्ष है और आपका 100, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, सीधा आपका आंसर होगा। सॉल्व भी चलो बता दें, यहां से इसे काट दीजिए, इधर से इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा ये 30 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, और ये यहाँ पे 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कटेगा ये 72 बार। अब सिंपल 72 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आपको मिलेगा, प्लस इसको 33 दूनी 66, 66 का अगर 66 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 198 मिलेगा। सब दोनों को जोड़कर 414, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक कंसेप्ट और है इसका, ये तो मैंने मेथड में करके दिखाया, क्योंकि जो बच्चे वीक है ना, हमने दोनों बच्चों के लिए सोच रखा है, स्मार्ट बच्चे हैं, वीक बच्चे हैं, दोनों के लिए बहुत ही सिस्टम से क्लास चल रही है एकदम, और पसंद भी आपको आ रही है। और जैसा कि अगर आपको कुछ और अच्छे लेवल चाहिए और बढ़िया लेवल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं। सिंपल तरीका ये था कि मैं 1440 का 5 या 15% निकालूं और 1650 का 4 या 12% निकाल दूं और दोनों को ऐड कर दूंगा, वही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों समझ में आया होगा। चलिए आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका साधारण ब्याज का है और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 बार आता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो केवल एग्जाम में बैलेंस बनाने के लिए आते हैं, केवल एग्जाम में बैलेंस बनाने के लिए आते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि टफ क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन दोनों को कॉम्बिनेशन ही तो बैलेंस बनाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ 925 बिकम्स, ये हो जाता है आपका 1110 इन 5 ईयर। तो ये कहने का तात्पर्य है कि 925 रुपए की राशि, 925 रुपए की राशि आपकी 1110 रुपए हो जाती है 5 साल में। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि पहले तो लिख लीजिए, साधारण वर्ष प्रत्येक वर्ष समान मिलती है, आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रत्येक वर्ष समान मिलती है। तो अगर मैं बात करूं 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में जो इंटरेस्ट मिलेगी, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 185 आएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया 185, वो 5 साल में ब्याज मिली है। तो 1 साल में अगर यहां से हम काट देंगे इसे,
तो ये 1 ईयर में निकलेगी, 37 टाइम कटेगा ये। अब 1 वर्ष की ब्याज 37 थी, आपको पूछा है क्या, किस दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए। तो 37 रुपए आपको ब्याज मिली, और कितने पर मिली कि 925 रुपए पर, 925 रुपए पर 37 ब्याज मिली 100। अगर हम इसे काटते हैं तो ये से कटेगा, 37 से 25 बार कटेगा, और 25 से 1 कट जाएगा 4 बार, 4% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं, देखो कहीं भी मैंने SI इक्वल टू PRT नहीं लगाया, सिंपल टॉपिक, बिल्कुल सेम कंसेप्ट, सीधा चलेंगे। आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, SI बराबर PRT लगा सकते हैं, और सिंपल क्वेश्चन आपका आंसर सेकंड होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वर्क एंड टाइम से, काम और समय का है। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। भाई एक राम है, राम प्लस श्याम दोनों मिल जाते हैं तो किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट लेते हैं। आगे, परंतु राम अकेला उस काम को 14 दिन में कर सकता है। भाई राम है ना, राम अकेला काम को 14 डेज में कंप्लीट कर लेता है। और अगर दोनों का यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम ही क्यों लेते हैं, एलसीएम लेने का तात्पर्य है बेटा कि इन दोनों का जो एलसीएम आएगा है वो एलसीएम होगा टोटल वर्क, कुल काम होगा 14 × 112, इसका एलसीएम हो जाएगा। और आप यहाँ पे आसानी से यहाँ पे 8 का भाग लगाओ 14 में, 112 में, तो 14 बार जाएगा, और 14 का भाग लगाओगे इसमें तो 8 बार जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों जो 14 और 8 निकली है, इनकी एफिशिएंसी निकली है, इनकी क्षमताएं निकली है। क्या ये क्षमता, इनकी एफिशिएंसी निकली है। अगर मैं देखूं, ये राम और श्याम दोनों पर्सन जब मिल जाते हैं तो 14 काम करते हैं, मतलब 14 कमरे बना सकते हैं, दोनों मिल जाते हैं। और राम अकेला उतने ही समय में 8 कमरे बना देता है। अगर राम अकेला अगर 8 बनाता होगा तो ये श्याम कितने बनाता होगा, तो श्याम की जो एफिशिएंसी निकलेगी वो श्याम की एफिशिएंसी निकलेगी 6, क्योंकि 6 ये बनाएगा, 8 ये बनाएगा, तभी तो 14 होगा। तो दोनों को मिलाकर 14 क्षमता जब बनेगी, श्याम की एफिशिएंसी आपकी 6 आई, तो टोटल वर्क अब श्याम अकेला उसे कितने में करेगा, 112 काम को 6 दिन में काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 6 12, और 2 से काटेंगे ये 3 बार। इससे अगर काटते हैं तो ये हो जाए 18 सही 2/3 दिन, जो कि उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आशा करता हूं समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के साथ। बेटा मेहनत करते रहिए, एग्जाम डेट आ चुकी है आपकी, और मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। राम और मोहन की आय का जो रेशियो है, अब ये क्वेश्चन रेशियो दे रखा है, राम और मोहन की जो आय का अनुपात है वो 8:3 है। एक आपका राम है और एक मोहन है, जिनकी इनकम का जो रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है 8:3 है। अगर मैं बात करूं उनकी आयों में अंतर, भाई उनकी आयों में अंतर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जब भी आपको रेशियो दे रखा हो तो क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उनकी आयों में अंतर, उनकी जो इनकम है उनका डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर उनकी इनकम का मल्टीपल दे रखा होता तो हम लोग इसका मल्टीपल करते। अगर यहाँ डिफरेंस दे रखा है तो हम लोग डिफरेंस कितने का इसमें 5 रेशियो का, 5 रेशियो इज इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग 1000। अगर इसे इससे मिनिमाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 रेशियो इज इक्वल टू 20। अगर इसे काटते हैं तो ये 1 रेशियो इज इक्वल टू 20, 200 हो जाएगा, क्योंकि 5 से अगर इसको काटेंगे 1000 को तो आपका 200 आएगा। और अब सिंपल सी बात है कि वो कह रहा है व्हाट विल बी द राम्स इनकम, तो राम की आय क्या होगी। राम की इनकम का जो रेशियो 8 था और हमारा 1 रेशियो बराबर 200 आया, तो सिंपल सी बात है 8 में अगर 200 को गुणा 1 रेशियो बराबर 200, तो 8 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 200 हो जाएगी, या 1600 आपका आंसर होगा। तो राम की जो आय है वो 800 निकली है, और यहाँ पे कहीं भी कोई समस्या नहीं है, आपका ऑप्शन आपका 20 का आंसर होगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, और सिंपल बनाया उसको। भाई एक्स मानकर करो, कुछ बच्चे कहेंगे भाई एक्स वैक्स से आप दूर रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है इस समय। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेलगाड़ी से। एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है। देखो मैं सिंपल बता दूं आपको, एक चीज बताता हूं कि जो ट्रेन टॉपिक है,
ट्रेन एंड टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, इन दोनों को यूपी पुलिस में जब भी पूछा जाता है तो दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता है, दोनों को मिलाकर बनता है। ऐसा नहीं है कि रेलगाड़ी से अलग क्वेश्चन आएगा उससे लगाया, जैसे कि आपके एसएससी के एग्जाम्स में रहता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और रेलवे लाइन के खड़े नजदीक एक व्यक्ति से गुजरने में वह कितना समय लेगी। तो मैं सिंपल सी एक बात बताना चाहूंगा, इसके दो कंसेप्ट हैं। यहाँ कंसेप्ट मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको कंसेप्ट भी कराऊंगा। यहाँ पे भाई प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस क्लास चल रही है एकदम शानदार तरीके से, तो इस कंसेप्ट को जानिए। मान लीजिए एक ये ट्रेन है, एक बेहतरीन सी ट्रेन बनाता हूं जो कि चलेगी, उड़ेगी नहीं। ये आपकी एक ट्रेन है, ये तो अब ये ट्रेन अगर किसी पोल को पार करे, किसी खंभे को पार करे, या किसी पर्सन को पार करे, ये कोई पर्सन है, इस पर्सन को पार करे, या किसी स्थिर वस्तु को पार करे, इन तीनों को अगर क्रॉस करती है तो वो सेम अपनी डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इस बात को आप नोट कर लेना। अगर किसी प्लेटफॉर्म या चौड़ी वस्तु को पार करती है, या किसी प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन या किसी चौड़ी वस्तु को पार करती है, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, 180 मीटर की लंबी ट्रेन है, डिस्टेंस हो गई आपकी 180 मीटर, और आपकी स्पीड दे रखी है आपकी 42 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी क्या निकालना है, गुजरने में कितना समय लेगी। अगर मैंने बताया कि ट्रेन किसी पर्सन को पार कर रही है, तो सिंपल सी बात है, खुद की लंबाई बराबर दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस हो गई आपकी 180 किलोमीटर, और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे किलोमीटर प्रति घंटे मैंने बताया था, अगर ये मीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटे का कोई भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन का बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का गुणा करेंगे। सर 5/18 का गुणा क्यों कर रहे हैं सर? 5/18 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने बता रखा है लास्ट क्वेश्चन में कि आपको अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है, छोटी इकाई में जाना है, तो छोटी संख्या को ऊपर रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करेंगे आगे तो 180 गुणा ये 18 ऊपर आ जाएगा, और सर यहाँ पे 42 इंटू 5 से हम लोग काटते हैं 80 को, 180 को, तो ये 36 बार कटेगा। और अगर हम 6 से काटते हैं, 6 से 3 बार काट दो, 6 से 7 बार काट दो, 36 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। 108/7 अगर इसे हम काटेंगे तो 15 सही 3/7, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सेकंड का टाइम लगेगा क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था, तो ये टाइम लगेगा। आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। आप देखो मेहनत करते रहिए, एग्जाम के लिए मेहनत कभी भी आपकी खराब नहीं जाएगी। मेहनत का फल हमेशा आपको मिल के रहेगा, आज नहीं तो कल मिल के रहेगा, लेकिन मिलेगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूं, और अगर आप बता सकते हो इसका आंसर तो मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइए कि क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं क्वेश्चन पढ़ के एक बार आपको बता देता हूं। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन इकाई का स्थान पर आ सकता हो, मतलब कौन सा अंक यूनिट डिजिट रह सकता है, कौन सा अंक। अगर मैं क्यूब करूं किसी भी नंबर का तो यूनिट डिजिट कौन सी संख्या रह सकती है, ये बताना है आपको। बहुत सारे जो लोग कहेंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे करता हूं, तो मुझे आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर मैं किसी संख्या का स्क्वायर करता हूं, अगर किसी संख्या का स्क्वायर करूं तो कौन कौन सी डिजिट यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, कौन कौन सी संख्या इकाई अंक नहीं हो सकती। अगर ये आपको पता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो केवल 4 संख्याएं हैं, केवल 4 संख्याएं। उन 4 संख्याओं का नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं क्वेश्चन अपना छोड़ता हूं, आप इस क्वेश्चन बात करते हैं। अगर किसी संख्या का क्यूब करें तो कौन सी संख्या यूनिट डिजिट रह सकती है। मैं आपको कहूंगा कि 0 से 9 तक की संख्याएं आपका यूनिट डिजिट रह सकती हैं। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, आपने तो एकदम क्वेश्चन को ऐसे ही कर दिया कि बताया कि क्वेश्चन आंसर बता दिया, सीधा क्वेश्चन आंसर। ये तो सभी लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके विद कंसेप्ट बताऊंगा, आप समझिए। अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब करता हूं तो ये 8 आएगा, अगर 3 का क्यूब करता हूं मैं तो ये 27 आएगा, अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं तो 64 आएगा, 5 का क्यूब करता हूं तो 125 आएगा, अगर मैं 6 का क्यूब करता हूं तो 216 आएगा, 7 का क्यूब करता हूं मैं यहाँ पे तो ये 343 आएगा, अगर 8 का मैं क्यूब करता हूं तो आपका
12 आएगा। अगर 9 का क्यूब करता हूं मैं यहाँ पे 729 रहेगा, और अगर 10 का क्यूब करता हूं तो आपका 1000 रहेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखो, एक यहां हो गया आपका, 2 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, 5 इधर हो गया, 6 इधर आ गया, 7 आपका इधर आ गया, 8 आपका इधर आ गया, 9 इधर आ गया, 0। मतलब कुल मिला के 0 से जो 9 तक डिजिट रहेंगी आपकी यहाँ पे, वो सभी आपके क्यूब में यूनिट डिजिट रह सकती है। अब मैंने आपसे एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में कि मुझे आप कमेंट बताइए, चलो आपको अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। अगर किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं कभी किसी संख्या का यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, इकाई अंक नहीं हो सकती। आप कर लीजिए, कोई भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, मुझे दो मतलब लास्ट में 2, 3, 7, 8 ला के दिखाइए अगर आ जाए तो। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, तीसरा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, सिंप्लीफिकेशन से है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखो करते हैं। देखो ये कह रहा है 23 गुणा सीधा, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 23 मल्टीप्लाई, अगर मैं इससे लेस करूंगा, क्योंकि आपने बोर्ड मास नियम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहां पर समझ लीजिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और यहां सब्ट्रैक्ट। यहां सिंपल सी बात है, ब्रैकेट आपको पता है, ब्रैकेट ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखा कोष्ठक, इसे बार ब्रैकेट कहते हैं। एक आता है सर्कुलर ब्रैकेट, जिसे छोटा कोष्ठक कहते हैं। एक आता है आपका मझला कोष्ठक, इसे मझला कोष्ठक कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और एक आता है बॉक्स ब्रैकेट। तो ये आपका रेखा कोष्ठक, ये आपका छोटा कोष्ठक, ये आपका कर्ली ब्रैकेट मझला कोष्ठक, ये आपका बड़ा कोष्ठक। तो ये आसानी से पहले हम लोग कोष्ठक खोलेंगे, देन उसके बाद इस का को सॉल्व करेंगे। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे मैं कहूं 100 का 5%, तो पहले ये वाला का सॉल्व होता है, ना कि आपका अदर। फिर डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, ऐड एंड देन लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है 23 मल्टीप्लाई, यहां पे अगर 64 में 24 जाएगा तो 40 बचेगा, और ये डिवाइड हो रखा है, डिवाइड 100, तो डिवाइड के लिए भाग लगा देंगे 100 का। अगर मैं 0 से 0 काटूंगा और 23 का मल्टीप्लाई करता हूं, 23 का 4 और 23 चौक 92 होते हैं, और 10 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर 9.2 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9.20, थर्ड आंसर। आशा करता हूं समझ आया होगा। इसी प्रकार के बेहतरीन कंसेप्ट के साथ लगे रहिए, आप मेहनत करते रहिए, एग्जाम पास है। चलिए आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक दुकानदार, ये क्वेश्चन आया, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे पुलिस के एग्जाम में आपका जो भी रहता है, यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूं कि लॉस एंड प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, तो यहाँ पे दोनों के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मिले जुले रहेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि लॉस एंड प्रॉफिट का प्रैक्टिस की तरफ लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन एक दे दिया, डिस्काउंट का अलग दे दिया। दो क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर देगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अगर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। अगर दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? मेरा कहने का तात्पर्य, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि सिंपल सी बात है, जो आपका डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट ऑलवेज जो दिया जाता है हमेशा एमआरपी पर मिलता है। एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में मिलता है, और एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद सीधा सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है आपको। अगर डिस्काउंट इस पे कर दिया, मान लो 20% डिस्काउंट कर दिया, तो आपको सीधा एसपी मिलेगा, और इसमें प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। चलिए आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। तो ये कह रहा है किसी अंकित मूल्य में 20% की छूट देता है। मान लो एमआरपी आपका 100 था, अगर 20% की छूट देगा तो सीधा एसपी बनेगा 80%। अब इस 80 में आपका प्रॉफिट शामिल है, 20% का लाभ होता है। तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि सीपी पर अगर 20% प्रॉफिट लोगे तो 120/100 बराबर आपका एसपी मिलेगा 80। अगर इससे हम लोग काटते हैं
तो ये कटेगा 40 दूनी 80, 40 से 120। अगर सीपी, अगर एक्चुअल सीपी निकालना है हमें तो 200/3, ये हमारा एक्चुअल सीपी आ गया। अब वो कह रहा है कि भाई ये हमारा एक्चुअल सीपी आ गया। अब कह रहा है अगर 20% की छूट ना दे तो, अगर वो डिस्काउंट अगर वो नहीं देता तो, अगर डिस्काउंट अगर नहीं देता है तो सिंपल सी कहानी है भाई, उसका सेलिंग करेगा वो कितने में, 100 रुपए में। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से 100 रुपए में बेच रहा हूं और ये अगर भाग लगाते हैं तो 66.66 आता है, लेकिन मैं पॉइंट में नहीं ले जाऊंगा। कैलकुलेशन को टफ थोड़ी करना है, मुझे सिंपल करना है भाई, सिंपल तरीका बताना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा आप घटा लीजिए, 100 में से 200/3, तो इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे 300 हो जाए, 300 में से 200 गए तो ये प्रॉफिट आएगा 100/3। तो आपका प्रॉफिट आया 100/3। और आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है ना, हमेशा से सीपी पे रहता है। तो सीपी पे रहेगा जब तक वो क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। तो आपका रहेगा 200/3 मल्टीप्लाई बाई 100। इस यहां से 3 से 3 कट जाएगा, इससे काटेंगे, इसे 2 बार कटेगा और 2 से 50%। 50% जो भी रहेगा वो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा। आशा करता हूं समझ में आएगा। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, मैंने कहीं भी यहाँ पे एक्स का यूज नहीं किया है, बेसिक से नहीं किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज से। देखो ये क्या रहा है, ये कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः 72, 76, 80 और 84 हैं, उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है, और एवरेज का सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, या कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, या कह सकते हैं आपको इंग्लिश में अगर समझना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे 72 प्लस 76 प्लस 80 प्लस 84। अगर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, भाई 4 का डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो आपका 78 इसका आंसर रहेगा। और मैं आपको बता, ये कंसेप्ट भाई बहुत पुराना हो चुका है, इसके हिसाब से करेंगे तो भाई पेपर में टाइमिंग बहुत लगेगी। आपने क्वेश्चन को गौर से नहीं देखा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखा रखा है कि अगर संख्याओं का डिफरेंस सेम है, संख्याओं का डिफरेंस सेम है, तो मुझे तो एवरेज फाइंड ही नहीं करना, दिखता है सीधा आंसर। कैसे, जब भी संख्याओं का डिफरेंस सेम हो तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 लगा दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आपके हाथ में एवरेज मिलेगा। जैसे मैं आपसे बात करूं तो 72 प्लस 84/2 कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 156 आएगा, 156/2 करेंगे 78 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी होगा। तो आशा करता हूं ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, समझ में आई होगी। जब भी संख्याओं का डिफरेंस सेम हो तो आप बताइए। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 50 55 50 55 50, चलिए आई मैं बताता हूं, 50 55 और 60, इनका औसत क्या होगा ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। जब तक अगला क्वेश्चन है आपका, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपए और 1400 रुपए लगाए, यदि वर्ष के अंत में उन्हें 675 रुपए का लाभ हुआ तो कपिल का लाभ कितना है। बहुत ही सिंपल शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। तो देखिए, अगर कपिल है आपका, ये कपिल है और ये है आपका अवतार, अगर कपिल 1300 रुपए लगा रहा है व्यापार में और ये अवतार 1400 रुपए लगा रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों को मिनिमाइज कर लेंगे, क्योंकि और कोई टाइम टेबल इसमें दे ही नहीं रखा। सिंपल सा, ये कैपिटल का जो रेशियो आएगा, कैपिटल का रेशियो आएगा वो आपका रहेगा 13 और 14 दोनों को जोड़ लेंगे 27 रेशियो रहने वाला है, जो कि आपको प्रॉफिट दे रखा है 675 का। अब 675 का जो भी रेशियो दे रखा है, अब इसे मिनिमाइज करेंगे तो अगर काट लीजिए 9 से 3 बार कटेगा, और 9 से काटेंगे तो
75, 3 से फिर काटेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आई 25, और वो आपसे पूछ रहा है किसका, कपिल का लाभ कितने होगा। तो कपिल का जो है 13 है, तो आप 25 में 13 का मल्टीप्लाई जो कर देंगे तो आपका जो भी आंसर रहेगा वो 325 आंसर रहने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो आशा करता हूं समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला ये क्वेश्चन है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8, 16 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसका एक मैंने पैटर्न आपको सिखा रखा है, बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आपको बताऊं, एक चीज तो पहले तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से, क्योंकि अगर सुनो 4, 8, 12 से कंप्लीटली डिविजल होगी अगर, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 4 का भाग देके देखिए, क्या 4 का भाग इसमें जाएगा। आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 4, आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 4 पढ़ा रखा है। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 होता है लास्ट के 2 डिजिट। भाई आप 11 में भाग जाता नहीं 4 का, तो ये कभी ऑप्शन नहीं हो सकती। अगर बात करूं 10 में 4 का भाग जाता नहीं, ये कभी ऑप्शन नहीं हो सकती। अगर इसमें मान लो 4 का चला जाएगा 108 में, तो आपका इसका 16 का भाग 108 में कभी भी नहीं जा सकता, ये भी ऑप्शन मारा गया। केवल और केवल आपका ऑप्शन जो रहेगा 112 रहेगा। तो देखो चुटकियों में इसको सॉल्व हो गया। देखो कंसेप्ट में जहां से क्वेश्चन को पकड़ूंगा सॉल्यूशन वहीं से दे दूंगा, लेकिन यही कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि पेपर में टाइम कम से कम लेना है। सिंपल सी बात है कि 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालनी है। तो देखो अब सिंपल बात क्या है कि इनका ले लिया हमने एलसीएम। मैं एक कंसेप्ट सिखाता हूं आपको, इनका ले लिया हमने एलसीएम, तो 4, 8 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 16। अब कह रहा है 3 अंकों की छोटी संख्या। भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मुझे आप बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 5 डिजिट की हाईएस्ट नंबर का आप मुझे बताइए क्या होती है, और मैं कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। मैं बताता हूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले ली मैं 100 में जो एलसीएम आया है उसका मैं करूंगा डिवाइड। 100 में मैंने डिवाइड किया इसका 16 का, तो 16 का डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 16 6 96, बचे रिमाइंडर 4। अब ये कहना चाहता 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित, तो मान लो 100, ये तो 100 तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा। आपका सिंपल कंसेप्ट ये है, अगर इस संख्या में कुछ ऐड करना है तो इन दोनों का डिफरेंस ऐड करना है 12। अब आप कहेंगे सर 12 ही क्यों ऐड करना है, आपने तो 112 क्वेश्चन देख लिया, ऑप्शन आंसर वही कर दिया। नहीं भाई देखो, इस 4 में अगर 12 और होता, अगर यहाँ पे 12 अगर और होता यहाँ पे, तो इस 16 हो जाता, फिर भाग एक बार और चला जाता। तो सिंपल कंसेप्ट ये है मेरा कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही जोड़ना होगा। तो 100 में मैं 12 ऐड कर दूंगा तो 112 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे और कुछ बच्चों को इसका आंसर पता होगा। मैं आपको बता दूं एग्जाम डेट नजदीक आ गई है, आप दिन को रात, रात को दिन बना दीजिए और मेहनत करते रहिए और एक सफलता, एक लक्ष्य को पूरा करो जब तक आप रुको मत। सिंपल सी बात है, मेहनत करोगे आपका सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो 2 की पावर 50 को दुगुना कितना होगा, वो सिंपल टॉपिक दे, 2 की पावर 50 का दुगुना कितना होगा। हाँ मैं बताता हूं कि इसका अगर दुगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 50। कुछ लोगों के दिमाग में ये आइडिया चल रहा होगा, चलो छोड़ दो, ये इसका आंसर नहीं है। कुछ लोग कह रहे होंगे 2 की पावर 50 को हो जाएगा तो 2 की पावर 100 दिख रहा है, इसको लगा के एकदम हंसते मुस्कुराते आएंगे, सर हमने तो ये क्वेश्चन कर दिया। भाई क्वेश्चन नहीं कर दिया, आप गलत हो गया क्वेश्चन, आप लोग इसका ऑप्शन भी मिलेगा। लेकिन सिंपल सी बात है, आपने एक चीज पढ़ी है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और मल्टीप्लाई में घात पावर्स होती है जो ऐड होती हैं। अगर बेस सेम होता है तो डिवाइड में जो पावर होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 1 है, तो ये दोनों आधार समान है, तो 2 की पावर 51 जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, 3 की पावर 93 का तिगुना क्या होगा? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका जो वो भी सिंप्लीफिकेशन से रहेगा। ये कह रहा है 360 का 30%। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप थोड़े से वीक भी हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1800 का 10% क्या होता है मुझे आप बताइए। अब कहेंगे 1800 का 10/100, भाई ये मेथड नहीं लगाना आपको,
आप छोटे बच्चे नहीं है, सिंपल सी बात है। आप ऐसे थोड़ी करोगे भाई 1800 अगर मुझे चाहिए 1800 का 10%, तो आप एक जीरो भूल जाओ, है ही नहीं 180। अगर 20% चाहिए तो इसको कह दो 360, 30% चाहिए तो 540। मतलब आपको जो मैथमेटिक्स है ना वो आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। किस तरीके से होगी, चलिए आइए, चलो अगले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 360 का 30% क्या है, 360 का 10% अगर मैं निकालूंगा तो एक जीरो हट जाएगी, तो 36, 36 का मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10% होता है 36, तो 30% 3 गुना हो गया, तो 360 को कह सकता हूं 10% होगा ये 36 से 108, 108 हो जाएगा माइनस। अगर 28 का 10%, 280 का 10% लूंगा तो ये 28 हो जाएगा, बराबर करना है 800 का x%। भाई 800 का x%, x% मतलब कितना परसेंट है, अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं तो ये आता है 80, 800 का x%। अब मुझे ये बताइए कि 800 का 80 कितने परसेंट है, 10%, तो भाई 10% ही तो है। अगर नहीं आप सॉल्व करके दिखाओ सर, सिंपल सी बात है, जीरो से जीरो काट दो, 8 से कटेगा x बराबर 10। तो आपको अच्छा लगा होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा 10 रहेगा, जो कि समझ में आया होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। मैंने बहुत ही शानदार प्रश्नों को यहाँ पे एकत्रित किया है। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम तक ये क्लास कंटिन्यू चलने वाली है, नहीं रुकेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये स्थिति आ गई है आपकी कि करो या मरो वाली। किसी धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रण इतना हो जाता है, तो ये पूछ रहा है किस धन का, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। सिंपल सा टॉपिक ये है कि अगर आपको बता दूं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये आपको कह रहा है। देखो मेरे पास इस क्वेश्चन के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मैं पहले आपको बेस्ट कंसेप्ट सिखाता हूं। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे कि प्रिंसिपल 10% रेट है, आपकी रेट कितनी 10% है, मैं 10% का अगर कैलेंडर बनाऊंगा 3 वर्ष का, तो एक सिंपल सी कहानी है कि 10, 10 और 10, ये फर्स्ट ईयर रहेगी, सेकेंड ईयर रहेगी, थर्ड ईयर रहेगी। अब यहाँ पे 10 का 10% करूंगा तो 1 हो जाएगा, अब इसका दोगुना कर दूंगा 2 हो जाएगा। क्यों कर दूंगा कि देखो यहाँ पे समझिए, इस 20 का 10% आता है और इस 1 का 10% 0.1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तीनों को जोड़ूंगा 33.1 रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, CI, ये CI है। अगर मैं यहाँ पे अगर अमाउंट ऐड करूंगा तो अमाउंट दे रखा है ना, तो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल में मैं अगर ये जोड़ देता हूं CI, तो 133.1% की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 1331। तो अगर इसे हटाऊंगा तो मैं ये हो जाएगा 10, इससे से काटूंगा तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 10। 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, 100% प्रिंसिपल होता है अपने में 1000। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन आपको लग रहा होगा लंबा, मैं आपके लिए बेस्ट और देता हूं एक कंसेप्ट कि अगर 10% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, अगर आपको 10% की 1/10 होती है, तो 1/10 जो रहेगी, तो देखो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल पहले 10 था, 1 बढ़ गया 11 हो गया, प्रिंसिपल 10 था 1 बढ़ गया 11 हो गया, प्रिंसिपल आपका 10 था 1 बढ़ गया 11 हो गया। अगर 10 10 या 1000 प्रिंसिपल होगा तो 11 का जो क्यू होता है 1331 होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे अमाउंट 1331 बन रहा है, तो प्रिंसिपल आपका 1000 रहेगा। तो आशा करता हूं समझ में आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा C रहेगा। बहुत ही शानदार गजब ट्रिक है, आप यहाँ पे आसानी सीख सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एवरेज से है, मैंने आपको बताया था, हर क्वेश्चन से मैंने, हर टॉपिक से मैंने रखा है यहाँ पे। तो एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो मैं सिंपल सी कहूंगा, पहले मुझे जो आप जब भी एग्जाम में बैठे ना, जब भी आप एग्जाम में बैठे तो सिंपल सी कहानी है कि आप जितना क्वेश्चन पढ़ लिया उतना सॉल्व करना है। ऐसा नहीं पहले क्वेश्चन पढ़े फिर आप वो करें। भाई ये फंडा है एग्जाम क्रैक करने का। एग्जाम क्रैक करने वाले विद्यार्थी के लक्षण जो होते हैं साफ दिख जाते हैं। जितना क्वेश्चन पढ़ा तुरंत सॉल्व, जितना क्वेश्चन पढ़ा तुरंत सॉल्व। तो यही आपको करना है कि 20 छात्रों का जो आपका जो एवरेज है वो 21 किलोग्राम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 420 रहने वाला है। अगर यहाँ पे अगर टीचर भी ऐड हो जाता है, टीचर को हम लोग ऐड कर देंगे तो 21% हो गए, और यहाँ पे उनका एवरेज भी 1 बढ़ जाएगा तो 22 हो गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 462 रहेगा। अब आप मुझे बताइए 20% का टोटल है ये, 21% का टोटल है जो आपके अध्यापक जी आएंगे, जो आपके टीचर का वजन रहने वाला वो 42 किलो रहेगा।
तो काफी हल्का टीचर है, ठीक है, तो आप बने रहिए। चलो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा तीसरा रहेगा। टीचर काफी हल्का है लेकिन इसका पढ़ाने का तरीका बहुत स्टैंडर्ड है। चलिए आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला जो आपका क्लास का 20वां क्वेश्चन है वो कह रहा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देख के आपको हंसी भी आ सकती है। तो मैं आपको बताऊं हंसने की बात नहीं, क्वेश्चन का है पेपर जब कुछ क्वेश्चन टफ डालता है तो कुछ क्वेश्चन सिंपल डालता है, दोनों का बैलेंस ही तो भाई दुनिया का वो है। आगे देखिए दस्तूर है सर। तो 30 और 42 इनका एलसीएम निकालना है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पिछली बार यूपीएसआई के पेपर में आया था, ठीक है। जो शिफ्ट हार्ड क्वेश्चन डाले जाते हैं उसमें सिंपल क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। तो देखो 30 और 42, देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि भाई इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो आप इस तरीके से कर दीजिए सर और हमारा आराम से निकल आएगा। मैं कह रहा हूं कब तक आप ये कक्षा 8 वाली हरकतें करते रहोगे भाई? क्लास 8 से आप निकल के आइए, क्लास 8 से आप निकल के आए 30,42। मैं कह रहा हूं इसमें कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन आएगा, 6 का डिवाइड करूंगा 5 आएगा, इसमें डिवाइड करूंगा 7 आएगा। तो इन दोनों का जो भाई ये तो प्राइम नंबर है। अब आप कहें सर प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या ले लिया आपने? भाई अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक वो स्वयं और एक विच हैव ओनली टू फैक्टर वन और इटसेल्फ। तो 2 3 5 7 डॉट 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 इसी तरीके से चलती रहेंगी। और मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कितनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं, और 1 से लेकर 200 तक भी आप बताएंगे मुझे कितनी होती है। ये दोनों को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा आपको। तो अगर देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35 और 35 का बस इसमें गुणा कर दीजिए, केवल 35 का इसमें गुणा करना है आपको। 35 गुणा 6 कर दीजिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 210 होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ आया होगा। केवल आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन का यूपी पुलिस में क्वेश्चन बनना कंपलसरी है। मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है घुमावदार, मतलब क्योंकि मेंसुरेशन के जो कुछ क्वेश्चन है वो आपके परसेंटेज में रहते हैं। परसेंटेज में कह देगा किसी आयत की त्रिज्या, आयत की भुजा को इतना बढ़ाया जाए तो इतने परसेंट बढ़ाया जाए तो क्या रहेगा। तो देखो इसी तरीके के आप देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है और 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसकी दर से रास्ते पर घास लगवाने का। भाई घास उगा रहा है, चलो उगाएंगे घास भी। आपको यहाँ पे सिंपल तरीका है, यहाँ पे एक बना लेते हैं एक आयताकार मैदान, ये आपका मैदान बन गया और एक आयताकार मैदान हमने यहाँ बनाया। इसके ये इसकी जो लेंथ रहेगी यहाँ 40 मीटर रहेगी, ये आपकी ब्रेथ रहेगी 30 मीटर रहेगी। और इस मैदान के बाहर चारों ओर अगर बोलेगा इसमें तो अंदर करना है, इस मैदान के रास्ता बोल रहा है तो बाहर करना है। इस मैदान के चारों ओर एक रास्ता बनाते हैं, या इस मैदान के चारों ओर एक रास्ता बनाते हैं जो कि 2.5 मीटर चौड़ा हो, बना दिया। अगर देखो अब ये नया जो रास्ता बन जाएगा तो भाई 2.5 मीटर आप इधर डालोगे 2.5 और 2.5 मीटर आप इधर डालोगे 2.5। सिंपल सी बात है। अब क्या है कि भाई 2.5 और 2.5 कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो देखो 30 मीटर था, ये होगी 35 मीटर डायरेक्शन। भाई 30 मीटर तो थी, अब 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा तो 35 मीटर होगी ब्रेथ। अगर ये बताओ 2.5 इधर बढ़ेगा तो आपका 2.5 इधर बढ़ेगा, 2.5 इधर 5 हो गया तो ये हो गई 45 मीटर। तो आपका जो नया एक जो आयताकार फील्ड बना टोटल विद आपका जो आपका रास्ता जुड़ा है इसमें दोनों को, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें रास्ते पे घास उगानी कि पहले रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। भाई इस एरिया का मुझे निकालना है पहले आपका क्षेत्रफल। तो मैं क्या करूंगा 45 गुणा 35। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया? भाई सिंपल सी बात है कि आयत का जो एरिया होता है, आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है L इंटू बी होता है, ठीक है। तो आयत के एग्जाम में जाने से पहले सारे फॉर्मूले आप मेंसुरेशन के याद कर लीजिए और ये आपका मेंसुरेशन केवल फॉर्मूला पे डिपेंड रहता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि देखो हमें तो केवल रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए ना भाई, रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप इस बड़े वाले रेक्टेंगल के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले का हम घटा देंगे तो ये घटेगा 40 गुणा 30। इसे घटाएंगे तो ये आएगा आपका 1575।
और इसको मल्टीप्लाई करें 4 तो ये 1200 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 375 ये रहेगा आपका ये रहेगा 375 375। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, क्यों कि भाई इस रास्ते में आपको घास भी तो उगानी है, भाई घास उगानी है, तो इस रास्ते में हम लोग घास उगाएंगे तो घास का जो खर्चा 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 10 रुपए, ये मीटर स्क्वायर में आया तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 3750 इस क्वेश्चन का जो कि खर्चा होगा हमारा वो आंसर रहेगा। आंसर बी ऑप्शन है। आशा करता हूं समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। चलिए आगे देखो, मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये पाई चार्ट से है। इसका क्वेश्चन बनना आपकी बार ऐसे एग्जाम में तय है। मैंने हर टॉपिक से मैं बता दूं क्वेश्चन रखा है, आप मेहनत करते रहिए। और अगर आप ये समझेंगे कि मेरे पास टाइम कम है एग्जाम में, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर आप खुद से हार गए तो दुनिया में आप किसी से नहीं जीत सकते। जो बंदा खुद से हार गया, चाहे वो स्टूडेंट हो या आपका मानव जीवन में कुछ भी हो, अगर आप खुद से हार गए तो आप कभी किसी से नहीं जीत सकते। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो पहले इस ग्राफ को देख लीजिए ठीक से, पहले से पढ़ते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च का प्रतिशत दिया गया है। इस पाई चार्ट को सावधानी पूर्वक अध्ययन करके संबंधित प्रश्नों को उत्तर दो। तो देखो हमें पाई चार्ट को ठीक से देखना है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पहले जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, भोजन पर खर्च आपका 750 रुपए प्रति माह की और बात की गई है इसमें, ये ध्यान रखना। मंथली बोल रहा है तो आपका 750 रुपए मंथली बोला है। अब यहाँ पे वार्षिक व्यय कितना होगा, किसका, एजुकेशन पे पूछ रहा है, शिक्षा पर। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले भोजन का कितना 40%, तो यहां से भोजन का देख लेंगे तो 40% की जो वैल्यू है ना, 40% की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है 750। कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे और काटने लग जाएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसका सिंपल कंसेप्ट था कि 750 रुपए प्रति माह, और यहाँ पे ये दे रखा है वार्षिक ब्यौरा, मतलब ये आपका एनुअल दे रखा है और वहां मंथली दे रखा है। इस बात का ध्यान रखना है। तो आप 12 का गुणा करेंगे। अब आप 12 का गुणा सर क्यों कर रहे हैं, 12 का गुणा करने का मतलब ये है कि 12 महीने होते हैं। अब इसे काट लेंगे, जीरो से जीरो आसानी से कट जाएगी, ये कटेगा 3 बार, और 1% की जो वैल्यू रहेगी अब आपकी वो रहेगी 75 दिया, 225 होते हैं 225। अब मुझे क्या चाहिए, वो कह रहा शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितना होगा। शिक्षा भाई 10% एजुकेशन पर खर्च किया है तो 10% की जो वैल्यू है वो आप 2250 हो जाएगी, क्योंकि मैंने 10 का गुणा कर दिया इधर तो 10 का गुणा कर दिया इधर। आपने आसानी से यहां पर निकाल दिया। देखो पाई चार्ट बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात है, केवल आप परसेंटेज कर लीजिए, रेशियो कर लीजिए और आप एवरेज कर लीजिए, इन तीनों को मिलाकर ही पाई चार्ट बनाया जाता है। एक आपको डिग्री का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन है इस क्लास का। तो आपको देखो मैंने देखा क्वेश्चन सिंपल थे, सिंपल से लेवल बढ़ता हुआ चल रहा है, तो मैं बेसिक टू हाई स्टैंडर्ड चलूंगा। आप ये ना समझे सर सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है और यह प्रैक्टिस है आपके एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाला है। ठीक है, तो आप प्रयास करते रहिए। देखो ये वर्किंग टाइम का क्वेश्चन है, मैं बता दूं यहाँ पे कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो शेष आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैं आपको बता दूं कि उसने कहा है 8 आदमी, भाई 8 मैन किसी काम को करते हैं 10 दिन में, तो टोटल जो काम निकल के आएगा वो आपका 80 काम हो गया, 80 यूनिट काम हो गया। अब 3 दिन बाद भाई उसने कहा 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, भाई 3 दिन तक तो काम किया होगा ना, 3 दिन तक 8 आदमियों ने काम किया होगा, तो 8 आदमियों ने भाई 3 दिन तो काम करवाओ ना, तो 3 दिन में जो काम किया होगा 24 यूनिट किया होगा। अगर मैं इसे लेस करता हूं तो ये बचेगा 56। और अब आपके यहां से भाई 8 में से 4 आदमी काम छोड़कर उड़ गए, काम छोड़कर चले गए, तो काम छोड़कर चले गए तो बचे कितने आदमी, 4। तो शेष जो आदमी रहेंगे, रेस्ट पर्सन रहेंगे, शेष 4 आदमी बचे, तो 4 मैन रहेंगे। अब इसे काटेंगे तो शेष काम को खत्म करेंगे वो 14 दिन में, तो शेष काम को 14 दिन में कर पाएंगे। आपसे पूछा है शेष काम को 14 दिन करें। अच्छा इस क्वेश्चन को हार्ड बनाएगा, बच्चे को कंफ्यूज करेगा, तो सिंपल सा तरीका वो पूछ लेता कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। भाई कुल काम अगर पूछ लेता है तो 3 दिन पहले हो चुका था और 14 दिन और लगे,
ठीक है, काम होना था 10 दिन में, लेकिन 14 और 3 17 हो जाएगा, तो भाई शेष दिन पूछा जाए 14। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा ना सीरीज से क्वेश्चन आ जाता है, सीरीज का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका आ जाता है। देखो मैं इसको यही कर दिया। ये आपका क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 1 2 3 4 5 अब 7 डैश डैश। अब मुझे आप ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या है, क्या क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, फिर इसने गैप दे दिया। अब मैं कितना गैप दूं, आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। कोई और कॉन्सेप्ट आपके पास हो जो मैं बताने वाला हूं उसके अलावा, तो भी आप मुझे सजेशन दें। देखो मैं बताना चाहता हूं, पहले इसने क्या किया, यहां तक आपका 1 2 3 4 5, यहां तक पहली 5 संख्याओं में कोई भी एक एक का डिफरेंस दिया, और फिर उसके बाद आपने यहां पे क्या किया, 2 का डिफरेंस दे दिया, 2 का डिफरेंस दे दिया। तो इस क्वेश्चन में अब जितने भी आगे रहने वाला है, जितना भी आगे रहने वाला, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है यूपीएसआई का, और मैंने इसको जानबूझकर इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किया है क्योंकि इसकी आने की संभावना रहेगी। तो देखो पहली 5 संख्याओं में डिफरेंस है वो एक एक का है, और अगली संख्याओं में जो डिफरेंस रहने वाला है वो 2 2 का रहने वाला है। तो 7 का अगला पद आएगा 9, और इसका 9 का अगला पद आएगा 11। 9 का जो अगला पद आएगा वो आपका 11 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 9 और 11 रहेगा। मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 तक सेम रहेंगे, फिर इसने 7 लिख दिया। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस सब एक एक का है, +1 +1 +1। अब यहाँ +1, अब +2 आ गया, +2 आ गया तो +2 ही चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 9 आएगा, +2 करेंगे यहाँ पे 11 आएगा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, एक बार आया है, दोबारा आने की संभावना है, मैंने करा दिया आपको। तो आपका आंसर जो भी रहेगा ये रहेगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन है क्लास का। 25वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। मतलब कुल मिला के एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। मतलब 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए पहले तो, कि अगर मैं यहां पे कहूं, अगर कंसेप्ट मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं, एक वस्तु क्रय मूल्य का एमआरपी, क्रय मूल्य का 3/4 भाग, तो यहां पे ये रहेगा क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है एमआरपी। भाई क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस सीपी, एमआरपी अंकित मूल्य। तो ये बताओ एमआरपी की जो वैल्यू रहेगी वो 3 रहेगी और सीपी रहेगा 4। तो मेरा कहने का तात्पर्य है सीपी हो गया आपका 4 और एमआरपी हो गया 3। तो मैं इनको पढ़ लेता हूं, 300 इसे ले लेता हूं और 400 इसको ले लेता हूं। अब ये क्या कह रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर उसे बेचे, अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर अगर बेचे उसे, तो हानि होगी लाभ होगी। अगर मैं इस पर अंकित मूल्य पर 40% प्रॉफिट ले लूं, 140/100, ये इससे कट जाएगा, 14 × 42 420। अब यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सुनो 400 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 420 में बेच रहा है, तो सिंपल सी बात है 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कहां से प्रॉफिट होगा, सीपी से। 400 × 100 रहेगा, अगर 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 5 बार, 5% इस क्वेश्चन का प्रॉफिट रहेगा। इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, पेपर में आने की भरपूर संभावना रहेगी इसमें। आप फिर से देख लीजिए एक बार, सीपी का 3/4 बराबर एमआरपी। तो भाई एमआरपी 3 रहेगा, 3 को 300 ले लिया, 4 को 400 ले लिया। अब एमआरपी पर 40% प्रॉफिट ले रहा है, तो मैंने प्रॉफिट दे दिया, 420 निकला क्या, एसपी। अब एसपी ये निकला आपका एसपी, तो एसपी पर 20% प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 5%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ये 26वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी भिन्न में बदलकर लिखेंगे। तो भाई 0.24, अगर जो भी लिखा है आपका 0.24, इसको लिखेंगे। तो पॉइंट को अगर हटाते हैं तो हम लोग 100 बढ़ा लेंगे और इसे काटेंगे, तो ये कटेगा 4 से 6 बार और 4 से कटेगा 25 बार, और इसे काट सकते हैं लेकिन नहीं काट सकते इससे ज्यादा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आपको
ये भी क्वेश्चन पुलिस में आ जाता है। ये घातांक करणी से रखा है, लेकिन घातांक करणी पुलिस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको सिंप्लीफिकेशन में देगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसी तरीके से मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूं वो बहुत ही लाजवाब प्रश्नों को मैंने इकट्ठा किया है। आप क्लास में बने रहिए, देखते रहिए। और यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाता हूं, अगर इसी प्रकार का जो क्वेश्चन आ जाएगा कि 12 प्लस √12 प्लस √12, तो इसको करने का एक शानदार ट्रिक है। एक तो इसका बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट करूंगा तो बोर्ड भर जाएगा। एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, फिर इसको बेसिक समझा दूंगा। अगर देखो यहां पे मैं अगर बात करता हूं, इस संख्या के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 आए, इस संख्या के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 आए, तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है 3 × 4, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब अगर इसमें प्लस प्लस और प्लस दे रखा है, तो प्लस वाली कंडीशन में जो बड़ी संख्या होगी, हाईएस्ट नंबर होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर यहाँ पे हर जगह अगर माइनस दे रखा होता, यहाँ पर हर जगह अगर माइनस दे रखा होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 आता। तो मैं इसके लिए आपको एक क्वेश्चन बनाता हूं, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। 600 प्लस √600 प्लस √600 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और एक क्वेश्चन और है मेरा, 30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट 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 इन्फिनेटिव। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर, ये पहला ये दूसरा, इन दोनों को क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर परिवार चीनी का उपभोग कितने % कम कर दे ताकि खर्च बराबर रहे। मतलब ये है कि अगर उसका प्राइस इंक्रीजमेंट हो जाएगा, अगर उसका प्राइस इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो उसका कंजप्शन पर कितनी कमी कर दे, क्योंकि भाई महंगाई बढ़ेगी तो खर्चे कम करेंगे, महंगाई घटेगी तो थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे खर्चा। तो सिंपल सी बात है, अगर चीनी का भाव अगर पहले की बात करें हम, पहले 100 था, अगर बढ़ रहा है वो बाद में 140 हो गया। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो 100 का 30%, 100 का जो 30% है तो 30 ही आता है, 100 का 15% 15 ही रहेगा, 100 का जितने % उतना ही रहता है। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा नहीं कि लगाने बैठ जाएं। तो अब ये बताओ मुझे, अगर ये क्या दे रखा है, प्राइस, ये प्राइस है। अगर कंजप्शन की बात करता हूं, कंजप्शन की अगर बात करता हूं मैं दोनों लिख दिए, कंजप्शन सी और खपत लिख दी। अगर यहां पे 0 से 0 हट जाएगी तो ये आ जाएगा 14। मतलब 10 रुपए में पहले 14 कोई किलो चीज खरीद रहा था। अगर बात करें, क्योंकि प्राइस का कंजप्शन हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल सी बात है। अगर प्राइस बढ़ेगा कम खर्च करेंगे, प्राइस घटेगा दबा के खर्च करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये बताओ मुझे, पहले 14 किलो चीज खाता था, मैं 10 किलो खा रहा हूँ, 4 किलो कम खा रहा हूँ। कहां से खा रहा हूँ? 14 से। गुणा आपका 100 हो जाएगा। अगर यहां से 2 से काटोगे 2 बार, 2 से 7 बार। बच्चों अगर आपको 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता 28 सही 4/7, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई भी सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वो एक अलग कंडीशन है कि परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 का भाग लगाना है, और भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 का गुणा करना है। वो सिंपल बात है भाई, निकालेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम को बचाना है। आप देखो मेहनत करते रहिए, मेहनत में पसीना जितना बहाओगे तो आपका उतना ही शानदार सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको चिंता ही नहीं रहेगी। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 200/7 हो जाएगा। इसका इसमें भाग लगाओ तो आपका आंसर ये मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर 28 सही 4/7 बी आंसर रहेगा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो जो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा था। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां, 0.5/0.125। अगर मैं यहां पे अगर देखता हूं, इसे हटाऊंगा पॉइंट को तो नीचे एक 10 से गुणा होगा। अगर इसे हटाऊंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 संख्या है। देखो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या है तो 3 जीरो ऊपर, अगर ऊपर 1 संख्या है तो 1 जीरो ऊपर। अगर मैं इसको देखता हूं तो 0 से 0 कट जाएगी। अगर 5 से काटूंगा ये 25 बार कटेगा, और इससे से काटूंगा तो ये 4 बार कट जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो समझ में आया होगा आशा करता हूं। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हाँ अगला क्वेश्चन फिर मेंसुरेशन से है।
मैंने आपको बताया पुलिस के एग्जाम में आपके 18 से 20 लास्ट 22 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन तो आते हैं, ऐसा नहीं आते हो, लेकिन वो इंक्लूडेड रीजनिंग में रहते हैं। जैसे मैं आप एज की बात करूं, एज आपकी रीजनिंग में आती है, आपका औसत को भी वही गिन लेता है। तो ऐसे करके रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और आप मेहनत सभी सब्जेक्टों में रखिए बराबर। रीजनिंग को यूपी पुलिस के लिए आप ज्यादा पढ़िए, हिंदी को विशेष ध्यान दीजिए, जीएस को भी पढ़िए। अगर मैं बात करता हूं तो एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी? परिधि की बात करें सर्कमफ्रेंस, मैं आपको पहले बता दूं, ये होता है एक वृत्त, वृत्त की ये है रेडियस आपकी, ये आर हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक की जो भी आती है आपकी, ये होती है आपकी सर्कमफ्रेंस, परिधि। तो परिधि की अगर बात करते हैं तो ये होती है 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला है। अगर एरिया की बात करते हैं, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें दे रखा है व्यास, दे रखा है डायमीटर, मतलब कह सकते हैं डायमीटर होता है, रेडियस होती है ये त्रिज्या, और अगर 2r कर देते हैं तो व्यास होता है, क्योंकि इस त्रिज्या को इतना ये और थोड़ा सा इतना और बढ़ा देंगे तो ये व्यास हो जाएगा, r और 2r हो गई। तो ये 2r की वैल्यू दे रखी है हमें 49 मीटर, व्यास दे रखा है। अब हम रेडियस निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा आपका 49/2, ये आपकी r आ गई। अब हमें चाहिए उसकी परिधि, तो परिधि होती है 2 पाई r, तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और यहाँ पर 49/2 लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 पर कटेगा, 22 सत्ते 154, 154 मीटर आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। आपको फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर रहे हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का 31वां क्वेश्चन है, जो कि सिंप्लीफिकेशन से रखा है। तो देखो आपको ये दे रखा है क्वेश्चन, सीधा सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग, 4/8 लिखेंगे, डिवाइड दे रखा है। अगर मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा ब्रैकेट को, मैंने अभी बोर्ड मास रूल समझाया था, सिंपल तरीका वही है। अगर 1/2 माइनस 1/3 है तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 3, और ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 3 में से 2 गए, तो 1/6 इसको सॉल्व करके रहेगा। आपको फ्रैक्शन आने चाहिए। अगर आप वीक हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, बाकी और वीडियो दे रखी है वहां फ्रैक्शन की, वहां पे आप जाके सीख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 1/6 आएगा, डिवाइड 1/6 मल्टीप्लाई 4/6। अगर मैं इसको देखता हूं तो 4/8, अगर इसको ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं पहले मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बोर्ड मास रूल से डिवाइड, तो इसको मैं पलट लूंगा भिन्न को, 6/1 हो जाएगा गुणा 4/6 हो जाएगा, 6 से 6 का मल्टी कट जाएगा, यहाँ 4 से 2 बार काट देंगे, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, जो कि आपको आशा करता हूं समझ आएगा। आप इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको बहुत ही शानदार अच्छा लगा है, देखो जिस तरीके मैंने क्वेश्चन रखे, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, धन्यवाद।